नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग क्वांटम संख्या पढ़ रहे थे। तो क्वांटम संख्या में कुछ न्यूमेरिकल होते हैं और जो न्यूमेरिकल काफ़ी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। एक न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा है, कहा गया है कि 2s है ना। ये देखिए क्वेश्चन लिखा है 2s इलेक्ट्रॉन 2s2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा है चारों क्वांटम संख्याओं, ठीक है, के मान ज्ञात कीजिए। 2s2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए हमें चारों क्वांटम संख्याएं निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जब उन्होंने कहा कि 2s2 ये है, तो ये जो सबसे बड़ा नंबर होता है क्या होता है, कोस, और इसी को हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। यानी इसका n बराबर आ गया 2। फिर अगर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन s में है तो s के लिए l का मान क्या होता है 0, तो यानी l का मान अपने आप क्या हो गया यहाँ पे 0। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन हैं कितने, तो इलेक्ट्रॉन 2s2 कहा गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको s ऑर्बिटल्स में इस तरह से भरेंगे। तो कहा कि 2s2 के चारों क्वांटम संख्याओं के मान, तो देखिए एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो m का मान यहाँ पर क्या हो गया 0, तो n तो हो गया 2l हो गया 0 और m भी हो गया 0, और यहाँ पर s आपका हो जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है। तो इस तरह से हमने जैसे ये इलेक्ट्रॉन जैसे आपके सामने भरे तो एक घड़ी की दिशा में घूम रहा है, एक घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो जो घड़ी की दिशा में घूम रहा है उसको प्लस हाफ से, और जो विपरीत दिशा में घूम रहा है उसको माइनस हाफ से व्यक्त करते हैं, ठीक। तो इस तरह से अगर ये कहा गया 2s2 के चारों क्वांटम संख्याओं के मान, तो n बराबर 2 हो जाएगा और l बराबर 0 क्योंकि s उपकोष में है, और m बराबर भी 0 क्योंकि s उपकोष का जो ऑर्बिटल्स बनाएंगे वो एक ही ऑर्बिटल बनता है। और इसके बाद बचा है आपका s, यानी स्पिन कैसा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं, एक फिर क्वेश्चन दिया दे रखा है, कैल्शियम Z=20 के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। देखिए कैल्शियम 20 होता है, तो हम पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि कैल्शियम 20 के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। अब कैल्शियम चूंकि 20 है तो 20 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर देंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि 20 इलेक्ट्रॉन तो उसने कहा नहीं, उसने कहा कैल्शियम के 10वें इलेक्ट्रॉन। तो अब गिनेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 2 4 6 4 10, यानी यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रॉन भर जा रहा है। अब इससे हमसे कोई मतलब नहीं। इसी में देखेंगे 1s2 2s2 2p6, क्योंकि 10वां इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो 2 तो यहाँ से हट गए, फिर ये 2 2 4 हट गए, अब बचे 6, तो यानी इन्हीं में होगा कहीं 10वां नंबर। तो देखेंगे p में जब भरेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर अब देखते हैं हम आपको 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गिनते हैं। तो देखिए यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, 2 4। अब इसमें देखेंगे तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 10वां इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, चूँकि इधर की हमें बात ही नहीं करना है। तो इसका जब आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा तो अब हम लोग निकालेंगे 2p6 का। तो 2p6 में देखिएगा n=2 हो जाएगा कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही उसका कोष है। और अगर p दिया है तो l का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने बता रखा कि अगर s के लिए 0, p के लिए p के लिए 1, ठीक है, l का मान, और d के लिए 2। इस तरह से l के मान पीछे आपको बताया जा चुका है। अब रही बात इसके m की, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका क्या होगा। तो देखिए अब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, चूँकि 6 इलेक्ट्रॉन है p में, तो ये देखिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब ये देखेंगे ये हमारा ऑर्बिटल्स होता है, और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन आखिरी वाला कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पर 2 2 4, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 5 6 7 8 9 10, यानी ये आखिरी इलेक्ट्रॉन है, और ये आखिरी इलेक्ट्रॉन देखिए 4 के बाद यहाँ पे हमने भरा, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका ये है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो देखिए ये इस वाले पे है, pz पे है, यानी +1, m का मान +1। अब ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है या विपरीत दिशा में, तो देखिए घड़ी के ये विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो s का मान -12, ठीक। इस तरह से ये देखिए आपके चारों क्वांटम संख्याओं के मान आ गए। यानी ये आपका ऐसा n है, और p के लिए l का मान क्या होता है 1 होता है। m +1 क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस वाले px में है और px का मान
ये यहाँ पर लिखा है +1 और s बराबर -हाफ क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ठीक है, यानी ऐसे आएगा तो सॉरी आपको इलेक्ट्रॉन ये ऐसे घूमता हुआ दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, इस तरह से, ठीक। तो ये अब नेक्स्ट सवाल इसी तरह से देखिए, कहा गया है कि 3d2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखे। तो 3d2 तो n बराबर क्या हो जाएगा 3, अब d तो चूंकि l बराबर क्या आ जाएगा, d के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 2, क्योंकि s के लिए 0 और p के लिए 1 l का मान और d के लिए 2, तो n हो गया 3, l हो गया 2। अब बात करेंगे m की, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया है, तो पहला और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो m का मान कहाँ पर है, इसे -1 पे है, तो m का मान -1 हो गया। और इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में है यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा, तो s का मान +हाफ। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल है, आपको शायद समझ में आ रहे होंगे। एक अगला सवाल है, देखिए कुछ डिफिकल्ट सवाल भी होंगे। एक तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान निम्नवत हैं। देखिए ये थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। कहा गया कि एक तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान निम्नवत हैं, n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर 0 और s बराबर हाफ। तो कहा गया है कि इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखते हैं हम इसमें n बराबर 3, l बराबर 2। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे कि आखिर ये इतनी डिजिट दी इनका क्या वैल्यू है। तो देखिए n बराबर 3 का मतलब क्या है कि उप के यल और यम यानी इलेक्ट्रॉन m वाले पे है, यानी तीसरा कोष। एक बात तो कन्फर्म हो गई। l बराबर 0 है, इसका मतलब l बराबर 2 है, इसका मतलब क्या है, ये d ऑर्बिटल में है, क्योंकि l बराबर 0 होता तो s में, l बराबर 1 होता है तो p में, और l बराबर d है तो इसका मतलब ये कहाँ है, l बराबर d है तो l बराबर 2 है तो ये d, ठीक। फिर से ज़रा एक देखिए कन्फ्यूज़न थोड़ा हुआ। n बराबर 3 का मतलब ये तीसरा कोष, l बराबर 2 का मतलब क्या है, ये d उपकोष, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं l बराबर अगर 0 है तो s में जाएगा, l बराबर 1 है तो p में जाएगा, l बराबर 2 है तो d में जाएगा, l बराबर 3 है तो f में जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका हो गया। तो n बराबर 3 मिल गया, l बराबर, अब m का मतलब 0 दे रखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, क्योंकि d उपकोष में हम 5 उपकोष अगर ऐसे बनाते हैं तो 1 2 3 और ये 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमारा जो मुख्य होगा ये 0 होगा, इधर +1 +2 -1 -2, तो 0 बता रहा है m का मान, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पहले से भरे हुए हैं, ठीक। तो अब इस तरह से देखेंगे कि इसमें n बराबर हमने 3 रख लिया, ये d भी हो गया, तो हमें क्या मिल गया, ठीक है, 3 कोस हो गया और d में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो इस तरह से 3d2 हो गया। सॉरी यहाँ m बराबर 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर 3d। अब चूँकि यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब चूँकि एक कंडीशन हमारी ये बन रही है इसमें कि m का मान दो तरह से भी हो सकता है ना, अगर 8वां इलेक्ट्रॉन होगा तब भी ये 0 हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसको कहाँ से पकड़ेंगे, देखिए यहाँ पर s दे रखा है, और अगर s बराबर हाफ है तो इसका मतलब ये 8वां इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब ये 3d वाला होगा, क्योंकि 8वां होता तो एंटी क्लॉकवाइज जाता। यहाँ पर अगर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 8वां आता, लेकिन 8वां इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पर ये जो प्लस हाफ हो माइनस हाफ हो जाता। इसका मतलब ये क्या है कि ये 3d3 वाला ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम लोग s बराबर +2 रख लिए। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ मिल गया, एक तो 3 कोस मिल गया, ऊपर से d उपकोष मिल गया, और उसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है, और स्पिन भी बता रहा है कि ये m पर है, जो d के ऑर्बिटल्स में है वो मिडिल में है, ठीक है। अब इसमें भरेंगे इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग कहाँ तक बंटवारा करेंगे 3d3 तक, ठीक। तो 3d3 तक भरने के लिए देखिए यहीं 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d, अब कितना आ जाएगा 3। अब जोड़ लेंगे तो 2 2 4 6 4 10 2 2 12 6 18 और 18 2 20 3 23, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए। अच्छा, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर कहा गया है
चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग जोड़ लेंगे। तो देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 3 23, यानी इसमें 23 इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने नीचे आपको लिख के दिखा दिया। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपके सामने लिखा है। ये मिला हमें कहाँ से, उसने बता दिया कि तीसरा कोष L बराबर अगर 2 रखा तो इसका मतलब वो D है, और उसमें भी M0 है, क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब 3 है। अब इस यहाँ इसके पीछे तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अपने आप करेंगे। तो अपने आप जब करेंगे तो उसके पीछे के इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर जोड़ के लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह से इसका 23 परमाणु क्रमांक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की। एक तत्व के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। ठीक है, एक तत्व के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। बाह्यतम में कोई बाह्य में इलेक्ट्रॉन है और मान इस प्रकार उन्होंने दे रखा है। ठीक है, मान आपके n बराबर 5 L0 M0 और S प्लस। आप इस तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। सबसे पहली बात, n में है तो 5वां कोष। ठीक है, L बराबर 0 तो इसका मतलब ये S होगा। ठीक है, M बराबर 0 तो इसका मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चूंकि यहाँ S बराबर प्लस हाफ दिया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब कुछ नहीं करना, हमें यहाँ तक मिल गया। अब हम यहाँ से भरना शुरू करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p के बाद आएगा 4s2 फिर 3d10 3d के बाद 4p6 4p के बाद आएगा आपका 5s1। ठीक है, तो अब जोड़ लेंगे 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, और ये आपका यहाँ पर 10 20 10 30 6 36 और 1 37, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 37। तो यहाँ पर देख लीजिएगा n बराबर दे रखा है 5, L बराबर 0, M बराबर 0 और S बराबर, तो ये देखिए n बराबर अगर 5 रखेंगे, ठीक है, L बराबर 0 यानी S उपकोष होगा, M बराबर 0 का मतलब यहाँ पे होगा, और S बराबर प्लस आपका, इसका मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, उसका परमाणु क्रमांक 37। तो हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ कि एक तत्व के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान इस प्रकार हैं, और ये आपका सलूशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका जो क्वांटम संख्याओं से संबंधित सवाल है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको इससे भी कठिन सवाल या और भी मिलते हैं तो आप इस पर कमेंट्स करके भेज दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें वीडियो को भी थोड़ा शार्ट करना होना होता है। ठीक, अब देखते हैं, आइए पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए पाउली महोदय ने क्या कहा था कि इन्होंने कहा कि अगर किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों को की क्वांटम संख्या की अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों इलेक्ट्रॉन के क्वांटम मान एक जैसे नहीं हो सकते। देखिए इनके अनुसार क्या है कि किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। ठीक है, चारों क्वांटम संख्या का मतलब क्या, n l m और s, ये 4 क्वांटम संख्याएं, कोष, उपकोष, कक्षक और चक्रण। तो कह रहे हैं कि अगर किसी परमाणु में, ठीक है, किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ डिटरमाइन करें, एक साथ जानकारी ली जाए, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान दोनों इलेक्ट्रॉनों का समान नहीं हो सकता। अगर कहा गया है कि यदि किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n l m के मान समान हो जाते हैं तो s का मान अवश्य भिन्न हो जाता है। अब सुनिएगा कि कहा गया कि अगर हमारे पास एक परमाणु है और उसमें हम एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एक ऑर्बिटल्स में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये कहा जाएगा कि इसका n की वैल्यू भी सेम आ जाएगी, L की वैल्यू भी सेम आ जाएगी, M की वैल्यू भी सेम आ जाएगी, लेकिन S अवश्य डिफर कर जाएगा, S अवश्य अलग हो जाएगा, क्योंकि पाउली के अनुसार सभी चारों क्वांटम संख्याओं के मान किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक, तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 1s2 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालना है, 1s2। ठीक, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब हम लोग इसका डिटर्मिनेशन करते हैं। हमारे पास है
कि 1s2 एक इलेक्ट्रॉन है, 1s2 के चारों क्वांटम संख्याओं के मान। अब देखते हैं कि इसके चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक जैसे होते हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पर हम n की बात करें तो देखिए n बराबर 1 पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी हो जाएगा और n बराबर 2, ये देखो मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ s का। n बराबर 1 पहले के लिए भी हो जाएगा, दूसरे के लिए भी हो जाएगा। l बराबर 0 पहले के लिए भी हो जाएगा और दूसरे के लिए भी हो जाएगा। m बराबर 0 पहले के लिए भी हो जाएगा और दूसरे के लिए हो जाएगा। समस्या कहाँ पर आ गई? s पर, क्योंकि अगर s पर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखा जाए, ये पहला इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए क्या है, प्लस हाफ वैल्यू आ रही है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की देखा जाए तो इसकी माइनस हाफ वैल्यू आ रही है। इसी बात को पाउली साहब ने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं के मान हम एक समान नहीं हो सकते। n l m अगर सेम है तो s अवश्य ही भिन्न हो जाएगा। ठीक, तो ये था पाउली का अपवर्जन नियम। अब पाउली साहब के अपवर्जन नियम का जो अपवाद है वो अपवाद क्या है? हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर उनकी जो बात है कि किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की बात की, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक ही बैठा है। इसका मतलब हाइड्रोजन तत्व का इलेक्ट्रॉन पाउली के नियम का अपवाद है, यानी पाउली के नियम का पालन वो नहीं कर पाएगा। यानी पाउली साहब जो कहे वो इनके लिए नहीं कहे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, 2 होता, क्योंकि किसी परमाणु में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान हमें कंपेरिजन करना होता है। ठीक है, तो आइए आज यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। पाउली का नियम खत्म हो गया। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम देखिए, पढ़े हो गए आप सब लोग कक्षा हाई स्कूल में कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 रंगों में उसे बांट देती है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो उसे 7 प्रकार के रंगों में बांट देता है। जो संयुक्त रूप से ये रंग प्राप्त होते हैं, इस प्राप्त सीरीज को ही हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए यहाँ पर VIBGYOR विग्योर में है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरह से स्पेक्ट्रम क्या होता है? सूर्य के प्रकाश को अगर किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो उसको कई कलर में डिवाइड कर देता है, और ये कई कलर में से फटना ही बटना या फटना स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब देखिए यह है क्या? सतत स्पेक्ट्रम। जब विभिन्न आवृत्तियों तथा विभिन्न तरंगदैर्ध्यों को एक अनुरूप में रखते तो इस प्रकार से प्राप्त स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। फ्रीक्वेंसी अलग अलग होनी चाहिए और उनका वेवलेंथ अलग अलग होना चाहिए, यानी किसी प्रकाश की किरण को जब हम अलग अलग आवृत्तियों और अलग अलग तरंगदैर्ध्यों के अनुरूप रखते हैं तो जो स्पेक्ट्रम होता है वो स्पेक्ट्रम एक सीरीज में प्राप्त होता है, इसलिए इसको स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। अब बात करते हैं चुंबकीय स्पेक्ट्रम की। देखिए, विभिन्न चुंबकीय विकिरणों की बढ़ती आवृत्तियों के क्रम में या घटते तरंगदैर्ध्य रखने पर, या तो हम किस में लें, या तो चुंबकीय विकिरण को बढ़ती आवृत्ति या बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी में लें या उसके घटते हुए तरंगदैर्ध्य के रूप में लें, तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, कि विभिन्न प्रकार की जो चुंबकीय विकिरण होती हैं उनको इंक्रीजिंग आर्डर में, उनकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीजिंग आर्डर में लें या उसके वेवलेंथ को डिक्रीजिंग आर्डर में लें, और उनको लेने के बाद जो सीरीज प्राप्त होती है, जो स्पेक्ट्रम मिलता है, उस स्पेक्ट्रम का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है आपको, ये आपके लिए ये तरंगदैर्ध्य है। ठीक है, और ये आवृत्ति हैं। ऊपर वाला हमने तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ लिखा है। ठीक है, नीचे वाला हमने फ्रिक्वेंसी लिखा है, आवृत्तियाँ लिखा है। तो देखिए कहा गया ना कि बढ़ते क्रम में, तो देखिए यहाँ पर तरंगदैर्ध्य बढ़ता जा रहा है ना। अब देखिए चूंकि ये मान ऋणात्मक है तो जो जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा उतना छोटा होगा। तो 10⁻⁻20 से 10⁻⁻16 बढ़ा, 10⁻16 से 10⁻12 बढ़ा, 10⁻12 से 10⁻8 बढ़ा, 10⁻8 से 10⁻7, फिर 10⁻6, फिर 10⁻4, फिर 10⁻2। इस तरह से ये ऋणात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10⁻20, 10⁻16, 10⁻12, 10⁻8, 10⁻7, 10⁻6, 10⁻4 और 10⁻2। अब यहाँ पर 0 और ये प्लस। तो देखिए जो जो हम ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो जो हम बढ़ रहे हैं इस क्रम में, तो इनकी जो तरंगदैर्ध्य है वो क्या हो रही है? तरंगदैर्ध्य कैसे है कि तरंगदैर्ध्य बढ़ती जा रही है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर देखिए आवृत्तियाँ यहाँ पे घटती जा रही हैं। ठीक, तो हम जिस सीरीज में लें, या तो आवृत्तियों के
बढ़ते क्रम में या तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में किसी एक में सीरीज को सेट किया जाए तो ये हमें क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक, तो ये देखिए यहाँ जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या 24 के बाद घट रहा है, 22, फिर 18, फिर 16, फिर 15, फिर 14, 12, 10, 6, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको ये फ्रिक्वेंसी प्राप्त हो रही है। अब हमें याद करना है इस पर पाई जाने वाली किरणें। देखिए कॉस्मिक रेज, ठीक है, कॉस्मिक रेज का तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻20 से 10⁻24, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर विजुअल रेज, फिर नियर IR यानी नज़दीकी इंफ्रारेड, और फार IR दूरस्थ या दूर IR इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स, इस तरह से ये तरंगे होती हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो विजिबिलिटी है, जो विजुअल हैं, विजुअल रेज फिर भागों में बढ़ती है। विजुअल का दृश्य प्रकाश फिर बढ़ता है, और वो दृश्य प्रकाश कितने भागों में बढ़ता है आप इसको जानते हो, वही 7 में, विगव्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब चूंकि देखिए इसका यहाँ पर 300, फिर 400, फिर 450 बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में क्या है, चुंबकीय विकिरणों की बढ़ती फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, अब इसमें जो लिखा है वो इधर से देखो, हम लोग इधर से अगर चलेंगे, ठीक है, और इधर से, तो ये क्रम सही होगा। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि उत्सर्जित अथवा अवशोषित विकिरणों की प्रकृति के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटे गया है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब उत्सर्जन का मतलब क्या है कि देखिए जब किसी पदार्थ को अधिक ऊर्जा दी जाती है तो वो उत्तेजित हो जाता है, जिसके कारण विकिरण उत्सर्जित होती है और इससे स्पेक्ट्रा का निर्माण होता है। जिसको हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। कहा यह गया कि किसी पदार्थ को अगर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दी जाए तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, और इस एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगेगा, उत्सर्जित करने लगेगा, और ये जो उत्सर्जन है वो एक स्पेक्ट्रम के रूप में निकलना शुरू हो जाएगा, यानी एक स्पेक्ट्रम का निर्माण हो जाएगा। इसलिए इसे हम लोग बोले उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब ये भी 2 प्रकार का होता है, एक सतत और एक रेखीय। सतत आप पीछे पढ़ चुके हैं, और रेखीय मतलब लीनियर। ठीक है, तो जो एक ही उसमें होगा, तो कॉन्टिन्यूअस या लीनियर, ये 2 तरह के होते हैं। फिर है आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम। देखिए अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है कि जब सूर्य के प्रकाश को किसी अन्य पदार्थ से गुजारा जाए तो निश्चित तरंगदैर्ध्य का पदार्थ प्रकाश के पदार्थ के अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जब सूर्य के प्रकाश को किसी अन्य पदार्थ से गुजारा जाए तो कुछ निश्चित तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। प्राप्त स्पेक्ट्रम में कुछ, तो इस तरह से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसमें कुछ डार्क लाइनें आ जाती, गहरी लाइनें आ जाती हैं, और ये गहरी लाइनें क्या करती हैं, गहरी लाइनें पदार्थ द्वारा अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के अनुरूप होती हैं। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आपको थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।